नमस्कार। संजय वाच में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। तो आखिरकार मुंबई में आज इंडिया अलायंस की 2 दिन की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अलायंस में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों के बारे में पत्रकारों को बताया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलायंस से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने संबोधित किया, जिनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, स्टालिन तथा शरद पवार के नाम प्रमुख हैं। और हाँ, सीताराम येचुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। तो इसमें जो पत्रकारों को बताया गया, उसके मुताबिक अलायंस ने एक 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, समन्वय समिति बना दी गई है, जो भविष्य में विभिन्न राज्यों में किस तरीके से सभी दलों के बीच में सीट शेयरिंग की जाएगी, उसकी रणनीति तैयार करेगी। और आगे अलग अलग राज्यों में कमेटियां बनाई जाएगी, जो वहां पर राज्य के स्तर पे तय करेंगी कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए। क्योंकि इंडिया अलायंस का ये मंतव्य है कि बीजेपी के खिलाफ हर एक संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए अलायंस की तरफ से, और इस तरीके से जो वोटों का बंटवारा हो जाता है वो बिखर जाते हैं। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ में कभी एक कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है और कई दल एक साथ मैदान में उतर जाते हैं, और इस वजह से जो सीटों जो वोटों का बंटवारा हो जाता है और बीजेपी कम वोटों के बावजूद जीत जाती है। जबकि पूरे इंडिया अलायंस का के सभी दलों का अगर वोट परसेंटेज उसको मिला दिया जाए तो वो लगभग 60% से भी ज़्यादा बैठता है। और जबकि बीजेपी का कुल वोट परसेंटेज 37% से ज़्यादा नहीं है। तो यदि सभी दल मिल जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया अलायंस की ही जीत होगी। अलायंस की बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खास तौर पे जिसने समा बांधा वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा की तरीके से अपने मजाकिया अंदाज में काफी हंसाया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अब हम लोग सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे, और उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान की कामयाबी के लिए बधाई दी। लेकिन साथ ही साथ कहा कि अब इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि वो मोदी जी को चंद्रमा पर ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर सूरज पर पहुंचाने का इंतजाम करें, क्योंकि अब वो धरती के लायक नहीं बचे हैं। तो इसका काफ़ी इसका लोगों ने लुत्फ उठाया लालू जी के इस ह्यूमर का। लालू जी ने और भी काफ़ी बातें करी और एक माहौल को हल्का फुल्का बनाने का प्रयास किया। इस दौरान जो राहुल गांधी एक बार फिर से उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया कि जो बीजेपी की सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसमें गरीबों और मजदूरों और युवाओं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और देश का जो धन है वो गरीबों को जेब से ले करके वो चंद पूंजीपतियों के झोली में डाला जा रहा है। और ये अडानी के साथ जिस तरीके का एक गठजोड़ है सरकार का, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ उन्होंने इशारा किया, उनका उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद जो OCCRP की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उससे ये बदनामी हो रही देश की, और इसकी जांच होनी चाहिए कि भारत से जो करीब $1 अरब की राशि है वो किस तरीके से शेल कंपनियां हैं विदेशों में, मॉरिशस वगैरह में, वहाँ जो अडानी समूह से जुड़ी हुई हैं, उनके भाई से जुड़ी हुई हैं, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़ी हुई हैं, और कई सहयोगी जो
अडानी विनोद अडानी के लिए काम करते हैं, वो किस तरीके से भारत से पैसा वहाँ की कंपनियों में जमा कराते हैं और फिर उस पैसे को डाइवर्ट करके वापस अडानी समूह की भारत की कंपनी में लगाकर यहाँ शेयरों के भाव को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने इसी के साथ चीन का मुद्दा उठाया। I spent a week in Ladakh. राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिनों मैंने लद्दाख में काफ़ी समय बिताया और वहाँ पर जो लद्दाख वासी हैं उनसे मेरी लंबी वार्ता हुई। वहाँ मैंने चरवाहों से भी बात की और पैंगोंग लेक के इलाके में भी मैं गया, जहाँ पर वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि पैंगोंग में चीन की सेना भारत के हिस्से पर कब्जा करके बैठी हुई है और पहले वो जहाँ तक जाते थे अपने जानवरों को चराने, अब वहाँ तक वो नहीं जा पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ की स्थिति से स्पष्ट है कि सरकार चीन के कब्जे को लेकर जनता से झूठ बोल रही है और इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता के साथ एक तरीके से विश्वासघात किया है। तो इसी के साथ शरद पवार ने भी बैठक को संबोधित किया और शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस की बैठकों की चर्चा से भी घबराते हैं और उसका वो मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और उससे उन्हें परेशानी हो जाती है। वो इंडिया अलायंस के लोगों को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, जबकि जनता को पता है कि घमंड किस तरफ है। उद्धव ठाकरे ने गरीबों की और जो किसानों की और आम आदमी की हालत का जिक्र किया कि मौजूदा रिजीम में किस तरीके से दाल रोटी मुश्किल हो गई है। गैस के दाम घटाए जरूर गए हैं, लेकिन जो घटने के बावजूद क्या गैस पर कौन सा खाना पकाया जाए, अभी ये भी मुश्किल है, क्योंकि दाल भी महंगी है और दूसरी चीज़ें भी महंगी हैं। तो उन्होंने भी एक तरीके से मोदी सरकार को लपेटने का काम किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि ये जो गठजोड़ है ये देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए है और हम सब लोग संविधान की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें सभी के लिए समानता और समान अवसरों और लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण की बात कही गई है, जबकि जो मौजूदा सरकार है वो इन मूल्यों को समाप्त करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा के तरीके से इस बात को दोहराया कि मोदी सरकार आज़ादी के बाद की देश की अब तक की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और सबसे अहंकारी सरकार है और इस सरकार को अब जाने का वक्त आ गया है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसी तरीके की बातें अन्य नेताओं ने भी कही। सब ने लगभग इसी तरीके की बात दोहराई कि अब जो है वो भाजपा को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब हम सब एकजुट हो गए हैं। अभी तक हम लोग एकजुट नहीं थे, इसलिए भाजपा झूठ बोलकर इन किन प्रकार सत्ता में बने रहने में कामयाब थी। लेकिन अब जबकि हम लोग एकजुट हो गए हैं और इस लड़ाई को अब अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं, तो बीजेपी को हम हराकर ही मानेंगे। तो आज का कुल मिला के लबो-लुबाब यही था और इसी के साथ अब आगे देखना होगा कि बीजेपी इससे कैसे निपटती है और बीजेपी इसके खिलाफ क्या रणनीति अपनाती है। हम इस पर निगाह रखेंगे और आगे आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।